ओके जी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लास्ट लेक्चर से अगर हम ये डाटा यहाँ से ले लें तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, ऑब्वियसली जस्ट राइट द नेम एंड इसको रन करने के लिए क्लियर स्क्रीन करते हैं। प्रोडक्ट्स हियर, ओके जी, नोड स्पेस नंबर 20.js print should be console.log। ओके, अच्छा, इसमें दो तीन पॉइंट्स सबसे पहले ये देखें कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सिंटेक्स क्या है जी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सिंटेक्स क्या? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सिंटेक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज एक वेरिएबल है मेरे पास आईडी जिसकी वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे, लेट्स सपोज 1, इन्हीं को अगर हम उठा लें, ठीक है जी। इफ़ वी टेक दीज वेरिएबल्स और इनको हम डिक्लेयर कर लें, लेट आईडी है, इसी तरह से टाइटल है, एंड प्राइस है जी। ओके, इफ वी वांट टू मेक अ न्यू ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट, लेट्स सपोज जिसमें मैंने यही तीन प्रॉपर्टीज़ रखनी है या ज़्यादा भी मैं रख सकता हूँ, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पर मैंने रखना है, नाम भी यही हो, वैल्यू भी यही हो। तो किस तरह लिखेंगे? क्या नाम है आपका? मुशर्रफ, बताएं जी। हमने एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, इसमें मैं आईडी के नाम से यानी इन्हीं वेरिएबल्स के ही नाम को यूज़ करते हुए, यानी वैल्यू भी वहाँ से आए और नाम भी वही हों जो इन वेरिएबल्स के हैं। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम आईडी ही मैं रखना चाहता हूँ और वैल्यू वहीं से लेना चाहता हूँ, तो क्या लिखूँगा? आईडी कॉलन आईडी। सर सिर्फ आईडी लिखेंगे, कॉलम के बाद कुछ नहीं टाइटल लिखेंगे। कॉलन टाइटल और प्राइस कॉलन प्राइस। एक तो ये सिंटेक्स है जो टिपिकल है, जिसमें आप प्लॉट को आप प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल अभी सॉल्यूशन बता दिया जी आपने, ये है। दूसरा, इसी सिंटेक्स को लिखने का एक शॉर्ट हैंड का मतलब ये है, यू हैव अ शॉर्टर सिंटेक्स, कि अगर, अच्छा, आप एडिशनल प्रॉपर्टीज भी रख सकते हैं, लाइक डिस्क्रिप्शन उसकी कोई रख ली, ठीक है जी, जिसमें दिस प्रोडक्ट इज़ यूज फॉर दिस एडिशनल भी रख सकते हैं आप। तो जो प्रॉपर्टीज़ आपने किसी वेरिएबल की बेस पर बनानी है, तो उसका जो शॉर्टकट है, जिस तरह अभी बताया है, आप जब आपका नेम और वैल्यू सेम हो तो आप बेसिकली एक ही दफ़ा उसको लिखें, अगर दोनों चीज़ें सेम है तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो आईडी टाइटल प्राइस, सो इसका मतलब अब इसको अगर आप प्रिंट करें तो ये भी उसी के इक्वलेंट है, ठीक है जी। तो ये आईडी कॉलन आईडी लिखने के बजाय अगर वैल्यू भी सेम है, उसी वेरिएबल के नाम से ऊपर ले रहे हैं, उसी नाम से ही प्रॉपर्टी भी क्रिएट करनी है, तो जस्ट वेरिएबल का नाम लिखें। इसका मतलब आईडी और ऊपर जो भी स्पेस में इस नाम से वेरिएबल एग्जिस्ट करता है वो इसको असाइन होगा। तो ऑब्वियसली ये शॉर्टर सिंटेक्स बनता है, उसी मुनासबत से बेसिकली इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सिंटेक्स कहा जाता है, ठीक है जी। एक तो ऑब्जेक्ट पे हम ज़रा डिस्कशन करेंगे आज, ज़्यादा मैंने कहा था लास्ट टाइम। ऑब्जेक्ट्स में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको बोलते हैं।
कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स में ये होता है कि आपने किसी भी अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, लेट्स सपोज कोई भी प्रॉपर्टी है पी, लाइक उसका टाइटल ही है, तो आप लिखते हैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, कंसोल डॉट लॉग में इस पी को प्रिंट करवा लिया, राइट। सो इसका शॉर्टर या अल्टरनेट सिंटेक्स क्या हो सकता है, इसके दो और वेरिएशंस हैं जो बड़े इफ़ेक्टिव रहते हैं बहुत से मौक़ों पे। ये देख लें ज़रा, ये डॉट वाला सिंटेक्स तो पता है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। देयर इज एन अल्टरनेट वे ऑफ गेटिंग दिस, इसी का, और वो क्या है कि इंडेक्स आप यूज़ करें। अरे में इंडेक्स यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट में डॉट नोटेशन यूज़ होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ भी अगर आप चाहें तो इंडेक्स वाली नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसका तरीका यह है कि डॉट की बजाय आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें और उस प्रॉपर्टी का नाम आप सिंगल कोट्स में दें, ऐसे, यानी इसका प्रॉपर्टी का नाम ही इंडेक्स बना दें। तो प्रॉपर्टी डॉट से भी एक्सेस हो जाती है, और इंडेक्स अगर आप बना दें उसको, फिर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये आपने याद रखना। ओके, बोथ आर इक्वल। तीसरा जो तरीका ये है कि आप अगर ये जो इसका जो नेम है, किस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है वो एक वेरिएबल में रखवा दें, नेम किसी वेरिएबल में रखवा दें, और उसके बाद आप इसको इस n से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट में से इंडेक्स करो वो प्रॉपर्टी जिसका नाम इस n वेरिएबल में पड़ा है। Here n is a variable, so don't try to put this quotes around it. अगर नेम है तो वो कांस्टेंट है, उसको सिंगल या डबल कोट्स में यानी एज अ स्ट्रिंग देंगे, या वो स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में रखवा कर वो यहाँ से कंप्यूट कर लेगा प्रॉपर्टी का नाम क्या है। नाम भी उसका वेरिएबल बन गया, आमतौर पे वैल्यू वेरिएबल होती है, जिस तरह यहाँ नाम तो फिक्स है ना, वैल्यू वेरी करते। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि वह नेम कैन बी कंप्यूटेड एट रन टाइम, तो ये भी बहरहाल आउटपुट के लिहाज से तो सेम ही होगा मोबाइल फोन। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज you can access a property, using dot notation, using index property syntax, और using computed property index। तो ये आपने याद रखना है, dot index एंड जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है, यानी computed index, तो कंप्यूट करेगा कि इंडेक्स भी उसे जो दिया है वो भी डायरेक्ट नहीं है, वहां से इंडेक्स पे जाएगा और वहां से देखेगा कि क्या बनता है। यहाँ इंडेक्स अगर नाम है तो वो डायरेक्टली आप इंडेक्स में दे सकते हैं। क्लियर होगी जी बात। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के डिफरेंट वेज हमने कर ली किसी भी प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टीज के नाम जो है सम टाइम हमें नॉन स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं। लाइक नॉन स्टैंडर्ड नेम की क्या एग्जांपल है कि यहाँ पे आप नाम रखते हैं प्रोडक्ट टाइटल, तो आपको एरर आती है, वो कहता है अभी नाम में स्पेस नहीं होती, नाम में जो है वो डैश नहीं होता। लेकिन आप देखते हैं कि HTML में या CSS में बहुत सी प्रॉपर्टीज के नाम है उनमें डैश भी है। जब HTML CSS इनको इकट्ठा यूज करते हैं तो बात का नॉन स्टैंडर्ड नेम्स भी हमें प्रॉपर्टीज में रखने पड़ जाते हैं।
उसी के नाम पे रखना हो, CSS की प्रॉपर्टी की बेस पर ही मैंने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का भी नाम रखा, तो ये आप नहीं रख सकते क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी के नेम में डैश आता है। इस तरह फॉन्ट डैश साइज, बैकग्राउंड डैश कलर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर उसका तरीका यह है कि इसका जो नाम है इसको कोटेशन मार्क्स में करते हैं, तो फिर ये एक्सेप्टेबल। इफ यू राइट नेम इन कोट्स तो फिर आप डैश और स्पेस भी इवन दे सकते हैं, यानी प्रोडक्ट, इवन यू कैन गिव स्पेस। गॉट द पॉइंट? पहले तो डिफाइन करने के लिहाज से आ गया। अब अगर एक्सेस करना है, आईडी प्रिंट करना है, तो आपको पता है कि आप जो है वो कंसोल डॉट लॉग में प्रोडक्ट डॉट आईडी लिख सकते हैं या बाकी वेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है इसको डॉट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्टली आप अगर डॉट करेंगे तो वो तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और ये स्पेस और ये, सो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वन नेम। तो फिर आप उसको इंडेक्स में लेके जाएं और प्रॉपर्टी को इंडेक्स बेस पर जस्ट लाइक एन अरे आप एक्सेस करें। तो प्रोडक्ट स्पेस भी इवन अब आपने देखें आगे इसके नाम का। तो हाउ टू डिक्लेयर प्रॉपर्टीज नेम्स that are not a standard naming convention in JavaScript। क्योंकि स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन तो यही है कि प्रॉपर्टी या वेरिएबल नेम इन सब में आइडेंटिफायर्स में स्पेस नहीं आती, डैश नहीं आती, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं ये सब। लेकिन यहाँ आप डैश भी देख रहे हैं यूज हो रहा है, इसी तरह डैश को भी कर सकते हैं। क्लियर होगी जी बात? तो ऑब्जेक्ट को कुछ चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, अब देखें इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के लिहाज से इधर हेडिंग दे लें अगर ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट पे आप लूप नहीं लगा सकते, जिस तरह अरे पे लगाते हैं लूप लगाते हैं सारी वैल्यूज प्रिंट करें। अगर आपने इस पे कोई लूप वगैरह लगानी है तो अगर मैं ये लिखूं प्रोडक्ट डॉट लेंथ, प्रोडक्ट डॉट, तो क्या आउटपुट आएगी यहाँ पे? कितनी है लेंथ इसकी? क्या हो गया? क्यों मुशर्रफ बताएं? चार प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन लेंथ की प्रॉपर्टी अरे में होती, अरे में होती, एरर नहीं, अनडिफाइंड। ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसमें नहीं एग्जिस्ट करती। तो इफ यू नीड दीज वैल्यूज, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज के लिए वैल्स, सो प्रोडक्ट में से वैल्यूज लेनी हो तो एक ऑब्जेक्ट क्लास का भी नाम है कैपिटल ओ से। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लिखें और उसमें जो ऑब्जेक्ट देंगे ये उसकी वैल्यूज एज एन अरे रिटर्न कर देगा। आप पहले ये वैल्स को वैल्यूज को प्रिंट करके देखें कि ये उसने सिर्फ वहां से वैल्यूज निकाल के एक अरे बना दी। इसी तरह से एक मेथड है जिसका नाम है वैल्यूज के साथ साथ कीज, और अगर आप यहाँ पे कीज लिखें और इसको भी साथ आप प्रिंट करें, कीज को भी, दोनों को, तो सी वैल्यू सेपरेट हो गई और कीज पर कंसिस्ट करती हुई अरे अलग। फिर आप अगर ये कीज क्या है अरे बन गई ना, तो अरे पे तो सीधी सीधी लूप लगाएं, फॉर ईच करें, मैप लगाएं, जैसे भी। तो you can convert an object not as an object as a whole, rather its keys or values। इसका नाम छोड़ भी रख सकते हैं कीज की जगह। ये फंक्शन कीज है, यस, यहाँ पे आप इसका नाम कुछ भी रख लेंगे।
बिल्कुल कुछ भी रख सकते। ये क्योंकि हमारा लेफ्ट से नाम बना रहे हैं ना, तो कीज़ जिससे आ रही है उसी मुनासबत से कीज़ रख दिया। यहाँ वैल्यूज़ पूरा था, वैल्यू मैंने खाली वैल रख दी। अच्छा, अगर आपको पेयर की फॉर्म में चाहिए कि किस की क्या वैल्यू, अगर दोनों लें तो फिर पता चलता है जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसकी की 0 इंडेक्स पे है, जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू उसकी की 1 इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। अगर आपको दोनों एज अ ग्रुप चाहिए इंटैक्ट रखनी हो तो उसके लिए एक मेथड होता है, लूप लगाते हैं फॉर, पहले ये देख लें, ऑब्जेक्ट में एक है मेथड डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज कि हर एंट्री जो है वो आप इसको नॉट एज जस्ट की नॉट वैल्यू, इसको पहले प्रिंट करके देख लें और इस पर्टिकुलर आंसर को प्रिंट करें। तो एंट्रीज क्या होंगी कि एंट्री तो ये एक एंट्री है दोनों को मिला के, और ये एक ऑब्जेक्ट में है। उसने अरे ही रिटर्न की है, उसने ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया है, अरे में। और अरे में अब ऐसे डाटा नहीं होता, तो हर एक पेयर जो है पेयर वाइज अंदर वैल्यूज को अरेज में दे दी। ठीक है, अब अगर मैंने प्राइस प्रिंट करनी हो तो मैं लिखूंगा आंसर में ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स पे मुझे पता है ये पड़ी, तो 2 इंडेक्स को मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये लास्ट पे सिर्फ प्राइस आ गई। अगर इसे आप कमेंट कर दें, सिर्फ वही प्रिंट करें, ठीक है जी। एंट्री इसमें सेपरेटर लाइन डाल देते हैं ज़रा, ये आंसर प्रिंट करें, सारे आ जाएंगे एंड सो ऑन। सिर्फ जो है वो आप चाहें तो उसमें से ये प्राइस वाली अरे सिर्फ निकाल लें। अच्छा, अगर सिर्फ ये 50,000 ही प्रिंट करना हो, अगर सिर्फ 50,000 प्रिंट करना पूरी अरे नहीं, फिर क्या करेंगे बता। इससे जो प्रिंट हो रहा है वो ये अरे प्रिंट हो गया। अगर मैंने ये 50,000 प्रिंट करना है तो कैसे करूँगा, 0 1 2 ये एंट्रीज आई हैं, एंट्रीज में ये अरे बन गई है, तो इस अरे का 0 और 1 इंडेक्स पे पड़ी है ना, 0 इंडेक्स पे हमेशा की होगी और 1 इंडेक्स पे उसकी वैल्यू होगी। तो पहले तो 2 इंडेक्स लिखा कि सेकंड एंट्री आ जाए, लेकिन वो एंट्री एज अ रे आई, आगे 50,000 कैसे लिखेंगे सर? एक नई अरे इसी तरह 2 के आगे हम 1 डालेंगे, सेकंड डायमेंशनल में 1, क्योंकि ये खुद अरे है तो ये 2D अरे, क्योंकि एंट्रीज को देखें ये 2D अरे ऑफ अरेज। तो पहला इंडेक्स बताएगा किस अरे को रेफर कर रहे हैं, दूसरा इंडेक्स उस अरे में से फर्दर किस एलिमेंट को। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं कि पूरी एंट्रीज, कोई एक पर्टिकुलर एंट्री, उस एंट्री की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, इस टेक्निक को अक्सर हम कीज़ और वैल्यूज़ को इस मकसद के लिए भी यूज़ करते हैं, टू टेस्ट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को चेक करना है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे लेट प्रोडक्ट और मैं ये डबल कोट्स में एम्प्टी लिख दूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में एम्प्टी लिखा है या लिखा है कि ये है सम प्रॉपर्टीज, हैज सम प्रॉप्स। ओके, तो इफ एल्स लगाना चाहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट एम्प्टी है तो लेंथ, अगर अरे हो तो आप डॉट लेंथ कर लें कि
कि अगर लेंथ उसकी 0 है तो लिख दो एम्प्टी, अदरवाइज जो है वो लिख दो नहीं, राइट। लेकिन क्योंकि इसमें लेंथ प्रॉपर्टी नहीं है, लेंथ अरे में सिर्फ सपोर्टेड है, तो फिर आप इसको अरे में करके देखेंगे। प्रोडक्ट को इस तरह लिखेंगे कि इसमें कोई की नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या आएगी, कीज पर कंसिस्ट करती हुई, इसमें तो की आएगी तो एम्प्टी अरे आएगी, डॉट लेंथ उस अरे की लेंथ देख लो, तो देन यू कैन से कि ये क्या है, एम्प्टी है। और अगर इसमें कोई भी आप क्रिएट कर दें कोई एक भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर दें तो आ जाएगा इट हैज सम कीज। तो आपने लेंथ चेक करनी है अरे की, लेकिन वो चाहे कीज ले लें चाहे वैल्यूज ले लें, जितनी कीज है उतनी वैल्यूज है। अगर की वैल्यू नहीं है कोई भी, या एंट्रीज की भी लेंथ दे सकते हैं। इसमें देखें ना बेटा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं, कीज में क्या आता है, सिर्फ कीज की लेंथ आ जाती है, लेकिन वो डाटा टाइप क्या है, वो जो सारी कीज आती हैं वो अरे में आती हैं, एक अरे के तौर पर आती हैं कि आईडी है, फिर टाइटल है एंड सो ऑन। तो अगर कीज कोई नहीं होंगी तो फिर एम्प्टी अरे आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो कीज वहां से आ रही, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में पहले किया जा रहा है अरे में, तो ताकि अरे पे तो लेंथ लग सकती है। बिल्कुल ऐसे। क्लियर होगी बात? सर अगर हम यहाँ पे खाली प्रोडक्ट लिखें इज इक्वल टू के आगे हम वो इन्वर्टेड कोमा डाल दे, कोई वैल्यू ना लिखें, फिर तो एम्प्टी शो करवाएगा। अब इसका अल्टरनेट आप कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में तो वैसे एक काम करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो आपके जहन में आ रहा है कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बिल्कुल लग रहा है जैसे ठीक है आप कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अगर एम्प्टी है तो जो है वो एम्प्टी लिख दे, तो ऐसे ये कह रहे हैं। यानी वहाँ पे पहले या अब क्या प्रिंट होगा, चलिए यहाँ से देख, फिर आप एम्प्टी पहले हम कर देते हैं, इसको एम्प्टी कर देते हैं जी। अब क्या प्रिंट होगा यहाँ, तुम भी मुशारे बोल नहीं रहे, एम्प्टी आएगा, ये है सम प्रॉप्स, एम्प्टी आना चाहिए, या है सम प्रॉप्स, बोले सर आई थिंक एरर आएगा। एरर तो खैर कभी भी नहीं आएगा, एरर क्यों आना है, एरर का तो कोई कहीं से भी नजूल हो ही नहीं रहा यार। एरर कैसे, आगे जो आप ट्रिपल एकर लगाया है, इसके आगे जो ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये तो इसको एज अ वेरिएबल कंसीडर करके इसके आगे ले जा रहा है, तो इसलिए आई थिंक इसके अंदर एरर आएगा। ऑब्जेक्ट वेरिएबल ही होता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही है ना, वेरिएबल ही है, देखो जिसमें सेव करवाया हो, ये क्या है, ये वेरिएबल ही है ना, हर चीज वेरिएबल जी जी चले जी मैं बता देता हूँ, एरर नहीं है, आगे बताएं, एरर नहीं है, एरर का तो कोई नहीं, और बताएं, अगर एरर नहीं है तो एरर नहीं है, वो मैंने आपको बता दी। एम्प्टी आएगा, ये है सम प्रॉप्स, एरर नहीं आना, चला के नहीं देखना, आपने बताना है कैसे, इसमें है कोई प्रॉप्स, या ये कंपैरिजन ट्रू होगा आपको, ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है ना, हाँ ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, उसके अंदर वैल्यू प्रॉपर्टीज लिखी हुई, ऑब्जेक्ट तो शो करवा रहा है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बना है वो इसके इक्वल है, ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, हैज सम प्रॉप्स या एम्प्टी, एम्प्टी सर, एम्प्टी या एरर, एम्प्टी एम्प्टी
कह रहा था ना सर एम्प्टी नहीं है Empty नहीं है। मैं कह रहा तो आपने सर पहले असल में जो बंदे आउटपुट देख के लॉजिक बनाते हैं ना वो नहीं फिर कामयाब है। सब जो आपने रीजन बताई है ना वो बिल्कुल गलत है, वो रीजन नहीं है यहाँ। लेकिन आपने परसों जो लास्ट लेक्चर में उसमें भी आपने यही सवाल किसी बच्चे ने किया तो उन्होंने फिर आपने बताया था प्रॉपर्टी अगर ना भी लिखी हो तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में था, वो आंसर यहाँ नहीं फिट हो रहा कि एम्प्टी चेक करने का। देखें जो आप रीजन बता रहे हैं ना वो रीजन यहाँ पे उस रीजन से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर सही आने का ये नहीं मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। आप जो कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये जिस वजह से समझ रहे हैं वो गलत है। अब बताएं जी क्यों एम्प्टी आ रहा है, कौन बताएगा टेक्निकली इसकी क्या रीजन, व्हाई इट्स एम्प्टी? सर एम्प्टी नहीं आएगा, हैज सम प्रोब्स आएगा। मतलब क्यों आ रहा है, एम्प्टी आना चाहिए ना, क्यों है सर हैज सम प्रोब्स आएगा जी? क्योंकि ये ट्रिपल इक्वल जो लगा हुआ है ना ये इसको वैल्यू टाइप भी चेक कर रहा है, सब कुछ चेक कर रहा है, तो इस वजह से हैज सम प्रॉप आएगा क्योंकि इसके इक्वल ले रहा है ये। तो ये एल्स जा रहा है, एल्स पे आएगा, मेमोरी रेफरेंस का अब हैज सम प्रॉप्स आएगा सर ये इसमें। देखें वो तो हम देख चुके हैं ना है सम प्रॉप्स आएगा, लेकिन जो बता रहे हैं वो गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं मुझे मिल रही, क्यों आ जो एक्सप्लेनेशन है ना वो नहीं मुझे सही मिल रही, आंसर सही शो कर रहा जी। जो थर्ड वाला इज इक्वल टू है टाइप टू भी शो कर रहा। इक्वल टू में आंसर ढूंढ रहे हैं, नहीं इक्वल टू सिंगल डबल कर दें ट्रिपल कर दें उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। सर ये तो ट्रिपल इक्वल टू जो दिया हुआ है ये वैल्यू भी और चेक कर रहा है, सब चेक कर रहा है, और ऊपर सिर्फ इसको आप लोग इसे ऑब्जेक्ट दिया हटा हुआ दें, है। मुझे बताएं इसे हटा दें, इसकी वजह से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अब तो डबल हो गया ना, डबल इक्वल टू। जी अब क्या होना चाहिए जी, नोड नवंबर 20.js क्या हो गया यार इसे स्पेस आनी, इसकी केबल मैंने थोड़ा सा पीछे किया, मुझे लगा खींची गई है, लिख लेंगे सही। अगेन है सम प्रॉब्लम ना, डबल या ट्रिपल का इशू नहीं है, आंसर आप इसको देख के दे रहे हैं या किसी और चीज को, आंसर सही नहीं मिल रहा। टेक्निकली एक्सप्लेन सही करना ये जरा हाँ बेमुशार बताएं सर ऑफिस में होगा यहाँ से नहीं आगे देखते हैं जरा अजान को भी, इतने बंदे हैं यार कोई नहीं सही बता सकता। चले हमें पता ही नहीं तो फिर हम इसको क्यों क्या करें, आगे चलते हैं। मुझे तो था कि आप लोगों से आज पूछूंगा लॉजिक ही गलत है। अच्छा देखें ये एक ऑब्जेक्ट है राइट, इसका आंसर भी वही वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं राइट, ये भी वैलिड ऑब्जेक्ट है ये भी वैलिड ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप यहाँ से देखें पेंट में आंसर इसका मिलेगा। सर वो अजान को कह रही है वो देख अच्छा इसको देखें ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है राइट। जब ये लाइन नंबर 4 पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक मेमोरी रेफरेंस है, अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सर मैंने कहा था मेमोरी रेफरेंस सही हो गया ठीक है जी। अब जब यहाँ पे आया तो एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये तो उसी को कंपेयर कर रहा है ना ये ऑब्जेक्ट, और इसका भी एक मेमोरी रेफरेंस है, ये दोनों डिफरेंट रेफरेंस है। जिस डाटे को रेफर कर रहे हैं ना वो एम्प्टी है, वो बेसिकली एम्प्टी है, एज नथिंग इन इट।
लेकिन ये अलग एम्प्टी को रेफर कर रहा है, ये अलग एम्प्टी को रेफर कर रहा है। दे आर नॉट रेफरिंग टू द सेम एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ना ट्रिपल या डबल जो मर्जी करें, हैं ही जब अलग। इसके एग्जांपल इस तरह से देखें, अगर मैं ID 1 कर दूं और यहाँ पे भी ID 1 कर दूं तो इक्वल तो नहीं हो जाने कि इक्वल हो जाएंगे, लहदा डेटा होगा ना दोनों का। तो इसलिए जब रेफरेंस सेपरेट हैं तो बेशक उनमें स्टेटमेंट तो सेम ही होगी, जो हमने ऊपर लिखी है लेट में वही हमने नीचे कंडीशन में लिखी है। तो नहीं, अगर आप इस तरह लिखते हैं लेट P1 इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं लेट P2 इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो आपका मतलब है दोनों में सेम रेफरेंस पड़ा है। नहीं, वो तो P2 पहले मुझे पता है नहीं पढ़ा ना, तो यही चीज़ मैंने यहाँ की, एक मैंने इस स्टाइल से क्रिएट कर दिए, एक मैंने इनलाइन क्रिएट कर दी, तो इस तरह दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, दोनों का अलग अलग रेफरेंस। अगर क्रिएट ही एक होता तो फिर दोनों का रेफरेंस होता ना, मैंने इसका रेफरेंस कॉपी लिया, मैंने तो अलग ऑब्जेक्ट बनाया। तो वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, नेमलेस ऑब्जेक्ट, नेमलेस बट इट हैज रेफरेंस। P2 की जगह P1 लिखी है तो वो एरर देगा कि P1 पहले ही डिक्लेयर्ड है। आप अगर रेफरेंस करना चाहते हैं तो लेकिन नीचे से आप P2 P1 एक मिनट, अगर आप अब लिखें तो आप इक्वल आ जाएंगे, तो उसी का रेफरेंस लें, अब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एम्प्टी हैं और एक ही एम्प्टी को रेफर कर, सब ये नहीं हो रहा हम ऊपर, जबकि दोनों एम्प्टी हैं और अलग अलग एम्प्टी इंडिपेंडेंट। नहीं लेकिन ये नहीं हो रहा हम ऊपर वेरिएबल बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना के नीचे उसी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ना, नाम तो आप ये समझ रहे हैं कि शायद यही वाला मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो गलत वो है। प्रोडक्ट से कॉल कर रहे हैं ना, product मेरी बात सुने, ये वाला मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। समझ लीजिए वो जो प्रोडक्ट लिखा होगा ना ऊपर कोई उसको फॉलो कर रहा है उससे सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये आपने लेट प्रोडक्ट इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिखा, लेकिन इफ के अंदर आप कह रहे हैं मैंने अलग लिखा, तो ये तो वेरिएबल तो सेम ही है ना। नहीं तो नहीं ये नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने, आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैंने यही वाला लिखा है इधर, ये गलत है। ये सर आप पहले ये देखें, ये जो मैंने लिखा है इसका रेफरेंस इसमें गया प्रोडक्ट प्रोडक्ट में, ये जो मैंने लिखा है इसका रेफरेंस इसको असाइन ही हुआ, टेस्ट हो रहा है, इससे टेस्ट हुआ और उसके बाद ये रेफरेंस ख़त्म हो गया, इसकी लाइफ इस लाइन की हद तक की है, लेकिन जब उसको टेस्ट किया तो ये अलग एम्प्टी है, ये अलग है। अच्छा सर, अगर मैं प्रोडक्ट के आगे कोई नंबर लिख दूं, इंटीजर वगैरह या स्ट्रिंग लिख दूं ऊपर लेट के आगे, लेकिन इफ के अंदर वही प्रोडक्ट के आगे मैं स्ट्रिंग लिखूं वही वाला, तो ये एकदम इसको चेक करेगा और आंसर उसी के हिसाब से यहाँ पे चलेगा। ID नहीं, ऑब्जेक्ट हटा के, मेरी बात ऑब्जेक्ट हटा के, प्रोडक्ट के आगे क्या है, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के आगे वो क्या है, ऑब्जेक्ट हटा के कोई सा भी स्ट्रिंग या वेरी वो लिख दूं। ये हाँ जी, लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं हाँ, जी। अब प्रोडक्ट के अंदर भी जो इफ के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी आप कोई स्ट्रिंग लिख दें, वही वाली यही। लिख दूं, यही लिख दें जी। सैड, ये नहीं, AD सैड, जी सर। हाँ। तो अब इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या जवाब अब आएगा? ये ट्रू आएगा ना, जी अब ट्रू आएगा, लेकिन अब ट्रू आएगा, लेकिन मैं ऐसे कर दूं अगर, तो अब ट्रू नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आएगा सर? इसलिए कि वो वैल्यू टाइप है, प्रिमिटिव है, उसमें रेफरेंस नहीं है, वो प्रिमिटिव है, दे आर सेम प्रिमिटिव। लाइक मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, फिर मैं 10 लिखता हूँ, सेम 10 है। यहाँ पे वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन हुआ है, यहाँ पे वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन हुआ है, प्रिमिटिव है, जबकि यहाँ पर रेफरेंस बेस्ड कंपैरिजन हुआ है, क्योंकि वो प्रिमिटिव नहीं है, रेफरेंस डेटा टाइप। लेकिन है तो एक ही वेरिएबल ना, वो प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं। बेटा एक नहीं है, दो रेफरेंस बने हैं, आपको दूसरा नजर नहीं आ रहा ना, तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट P इज इक्वल टू दिस, इसका रेफरेंस यहाँ पे रख लेता हूँ, तो अब ये दो हो गया ना, एक तो नहीं रहा,
जी जी तो पहले भी 2 हैं, आपका ज़हन ये नहीं मान रहा कि पहले भी 2 हैं। अब मैं इसको कट करके यहाँ पे ले जाऊँ तो डोंट थिंक कि वो ऊपर वाला है, अब भी 2 ही ऑब्जेक्ट बने हैं। अब आप ये समझ रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट बना है और ये उसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट टेस्ट हो रहा है। नहीं, जब भी कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं न्यू ऑब्जेक्ट बनता है। सही। नाम तो वेरिएबल तो वही यूज हो रहा है ना, मतलब हमें नाम से आ अच्छा, अगर ऊपर एरे होता, अगर ऊपर ऑब्जेक्ट के बजाय एरे होता सर, तो अरे भी रेफरेंस टाइप है, एम्प्टी, उसमें भी फिर वो उसका नया एरे बनता। समझ गया। बिल्कुल, ये न्यू अरे बनी है, इस तरह ये भी न्यू अरे है। जब कर दिया तो अरे में रह, इसलिए मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, डाटा टाइप के ये कॉन्सेप्ट को समझना इंतहाई अहम। ये ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट देगा, आपका ज़हन बड़ी देर तक तस्लीम ही नहीं करेगा। यस सर, तस्लीम नहीं कर रहा। याद है मैंने ये लेक्चर पढ़ाने से पहले ही बताया था हमको कि एंड तक आप इसके चक्कर से नहीं निकल सकेंगे, इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस बात लगती है कि मैंने इसी को ही लिखा है, इसी को अपनी वैल्यू से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये गलत है समझना। ये नहीं लिखा मैंने न्यू ऑब्जेक्ट रखा है, तो दोनों अलग ऑब्जेक्ट अलग रेफरेंस। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं जिस तरह आपने बताया, इधर मैं लिख दूं 10, फिर मैं लिख दूं 10, तो यहां पर कंपैरिजन वैल्यू बेस पर होता है, वैल्यू सेम है। लेकिन अगर यहां पे ऑब्जेक्ट दे दूं और यहां पे ऑब्जेक्ट दे दूं, रेफरेंस अलग है। ये ऑब्जेक्ट और रेफरेंस का जो चक्कर है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, बड़ा ही बारीक सा फर्क है, but it makes a lot of difference. अच्छा, स्ट्रिंग के हवाले से भी देख लें ज़रा, थोड़ा सा जो जो टॉपिक थोड़े थोड़े रह गए। स्ट्रिंग में अगर आपने लिखना हो, एक वेरिएबल है x = 10, यार लें जी, हम console.log में लिखते हैं। अगर आपने x + y लिखे, ऑब्वियसली इसका सम प्रिंट हो जाएगा। अगर आप एक प्रॉपर मैसेज बनाना चाहें तो आप इस तरह लिखते हैं x की वैल्यू, फिर प्लस लिखा है, फिर y की वैल्यू, बहुत ही कॉमे लगाने पड़ते हैं आपको, ठीक है ना। ठीक है जी, x + y, ये मेरे ख्याल हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, क्या ख्याल है? कंफ्यूज हो गए, हम खुद कंफ्यूज हो गए। x + y वैसे लिखना था, वेरिएबल है, फिर इक्वल टू और फिर इसको पैरेंथेसिस में इसका आंसर, ऐसे ही है। इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट है, उससे लिख सकते हैं। एक मिनट अजान के लिए ब्रेक करते हैं, ज़रा अजान हो ले फिर आगे। नेक्स्ट टाइम से मैं रिएक्ट शुरू करूंगा, फिर बाकी जो जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं साथ साथ हम करेंगे उन्हें। नहीं, रिएक्ट ही करेंगे, एक प्रॉपर फ्लो से ही चलना पड़ता है ना, कि पहले फ्रंट एंड फिर बैक एंड। उन्होंने मुझे सिखाया है कि प्रॉपर फ्लो होता है सर, ऐसे नहीं होता कि जो मर्जी शुरू कर दें, तो हम उस बंदे की बात तो मानेंगे ना। तो अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए जी। अच्छा, इसको हम देख रहे थे, एक कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट स्ट्रिंग का, जिसमें आप ये सारे जो कॉमे शॉमे इसको ख़त्म करके जो आपने लिखना है ना, वो सारा एक दफ़ा स्ट्रिंग में लिख दें सीधा सीधा। ये इसका एक फ़ायदा है। आप ये लिखना चाह रहे हैं x + y = x + y की वैल्यू, तो उसमें फिर ये होता है कि आप इस सारे को बैक टिक करैक्टर में डालें। बैक टिक ये टैब के ऊपर लिखा हुआ है, सिंगल कोड नहीं है। सिंगल कोड इस तरह से होता है, ये बैक टिक लगा हुआ है। और जो भी वेरिएबल हैं, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा आ जाएगा, जो कुछ बैक टिक के अंदर है ये भी स्ट्रिंग एज इट इज स्ट्रिंग की तरह आ जाएगा। इसके अंदर जो जो वेरिएबल्स हैं उनको
और करली ब्रेसिस में आप लिख दें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस कर दो, यानी 10 की जगह x की जगह 10 आ जाएगा, x नहीं, और y की जगह PHP वाला सिंटैक्स हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी इसी तरह, और इसको भी डॉलर, और इसके अंदर इवन आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसकी रिटर्न टाइप आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया 10 + 20 = 30। ये जो सिंटैक्स है स्ट्रिंग के अंदर ही डायरेक्ट सारा कुछ लिख देना, ना कि प्लस प्लस करके कंकैटिनेट करना, ये कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रिंग। अच्छा, एक दो और चीज़ें टेम्पलेट स्ट्रिंग में खाली यही नहीं है, और भी इसमें बड़ी जो है वो वेरिएशंस हैं। लाइक टेम्पलेट स्ट्रिंग में अगर आप इसको इवन लाइन ब्रेक भी कर देते हैं, अगली लाइन पे ले आए इस तरह से, ठीक है, इसको रन करें तो वैसे ही सेव कर लेते हैं, एंटर भी अपने अंदर ही सेव कर लेते हैं। जब वेबसाइट में होता था प्री का टैग, याद, प्री नहीं याद, कोई बात नहीं, बहुत ही पुराना, हमारे दौर में होता होगा। उसमें ये होता है कि जैसे आपने लिखा है वैसे ही वो उसको लिख रही। बिल्कुल। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, इस तरह इसके एडवांटेजेस मुख्तलिफ हैं। तो ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था टेम्पलेट स्ट्रिंग को, इस तरह से ऑब्जेक्ट के हवाले से कुछ नई चीज़ें हमने डिस्कस की। अच्छा, अगर आपने एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं, प्रोजेक्ट अगर एक आपने प्रॉपर बनाना है ना नोड का, जिसमें मॉड्यूल्स वगैरह, लाइक ये हमने डिस्कस कर लिया टेम्पलेट स्ट्रिंग। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स, बल्कि उसको मैं चाह रहा था रिएक्ट में ही करने डिस्कस ना, बना के फंक्शंस, और उसको हम और ज़्यादा आप लोग एक ना टेस्ट दे दें। अब मैं आप लोग के लिए ना अब एक टेस्ट मैंने बनाया, जितना भी मैंने कोर्स पढ़ा है ना सारा उसमें रिवाइज हो जाएगा, इससे पहले कि रिएक्ट करें। अब आप लोग को मैं टेस्ट वो दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा लॉन्ग है, चैलेंजिंग है, वो टेस्ट आपका तो बता देगा आपको जावास्क्रिप्ट कितनी को अच्छी आएगी, ठीक है जी। तो अब मैं वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। उससे फ़ायदा ये है कि हमारा ये पहला मॉड्यूल ख़त्म हुआ है, तो आपको जितने टॉपिक्स हैं पता चल जाए। 2-3 टॉपिक्स मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, वो मैं रेक में साथ करवा दूंगा, लाइक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, एसिंक का, वेट का, वो रेक में यूआई में जब समझते हैं ना ज़्यादा बेहतर समझ आती है कंसोल की निस्बत, वो यूआई में ज़्यादा बेहतर समझ आते हैं, ठीक है जी। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मॉड्यूल सिस्टम, ये पहले ही लेक्चर में हम रेक में करेंगे। एसिंक का जब एपीआई से डेटा फेच करेंगे वहाँ पर ज़्यादा बेहतर एप्लीकेशंस बनती है, तो ये 2 टॉपिक मैं वहाँ साथ साथ करवा दूँगा। रिएक्ट में ही बनाएंगे, वो बनता ही मॉड्यूल सिस्टम से है, वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। और ज़्यादा एसिंक का, वेट का, प्रोमिसेस का यूज़ होता है जब एपीआई से डेटा फैच वगैरह कर, तो वहाँ उसकी एग्जांपल्स करने में। तो अभी साथ साथ जावास्क्रिप्ट तो रहेगी, रिएक्ट में अप्लाई करते रहेंगे। पहले ये मैप, फिल्टर, ये सारा कुछ बूटस्ट्रैप पे अप्लाई करें, ये सब कुछ देखें, इंस्टॉल करें। जिन्होंने रिएक्ट इंस्टॉल नहीं की वो चाहे तो उसने लैपटॉप साथ ले आए, ताकि रिएक्ट में प्रोजेक्ट जो बनाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, रन करना है, वो सारा आपको बता दें, ठीक है जी। तो अभी मैंने टेस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ था, वो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। टास्क कह लें इसे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा पहले बेसिक टास्क है, थोड़ा सा ये उनसे एडवांस टास्क। मैंने बेसिकली पूरा शॉपिंग कार्ट ही आपसे जावास्क्रिप्ट में कंसोल पे पहले बनवाया, कंप्लीट शॉपिंग कार्ट। क्या है कि आप अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, रन टाइम पे जिस पे क्लिक करें वो शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाए, रिमूव कर सकें, अपडेट कर सकें, वो सारे करंट ऑपरेशंस मैंने कंसोल पे करवाए थे। फिर उसको आगे जब करेंगे तो ज़रा इस तरह का आपको पहले हैंड्स ऑन हो चुका होगा, ठीक है जी। वो मैं शेयर कर अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग अभी चाहे स्टार्ट कर दें या वैसे टाइम ले भी सकते हैं, जितना जल्दी आप कर लें, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। रैक का सुमेर कह रहे हैं जी कुछ नहीं पता, इसीलिए तो अब पढ़ा रहे हैं आपको। अगर पता होता तो फिर आपको कोर्स करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सुमेर जावा सर वो मुझे तो रिएक्ट का मतलब सिर्फ नाम सुना है ना, और जो इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ भी नहीं आती उसकी, वो इसीलिए कहता वो नहीं हुआ ना। बस आप कहते हैं जिसने किया है। जब मैंने पहली दफ़ा लर्न की थी, मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो अच्छा सर। ऐसे ही होता है जी। मैं जो है यूट्यूब से नहीं लर्न करता। यूट्यूब पे जितनी देर वीडियो घंटा देखने में लगनी, मैंने तब तक 1000 सफ़े की किताब पढ़ लेनी। तो वो 10 और चैनल पे कंटेंट अपडेट नहीं होता। अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी को सीखना है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, वो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, और वो उन्हीं डेवलपर्स ने लिखी है जिन्होंने खुद लैंग्वेज बनाई। उससे ज़्यादा कोई और अच्छी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन आम तौर पर वो इतनी आसान नहीं होती। इंग्लिश का लेवल भी मुश्किल होता है और एग्जांपल्स भी वो थोड़ी सी एडवांस लेवल करवाते हैं, इसलिए बिगनर के लिए वो इतनी रिकमेंडेड नहीं होती। बिगनर जाते हैं W3 स्कूल, ये इस तरह की आसान चीज़ों पर। लेकिन जब एक दफ़ा सीख लें फिर डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप सीनियर हैं तो फिर आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन से समझ जाते हैं। नहीं, हर ऑफिशियल साइट का ही पार्ट है, और वो अपडेट होती है। जो भी उन्होंने लेटेस्ट रिलीज किया है, अब वो सारी दुनिया कैसे उसको बेहतर यूज़ करे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन। रैक की अगर बात करूं तो ये देखें, आप साइट पे जाएं रैक जेएस, इसकी डॉक्स में जाएं, ये डॉक्यूमेंटेशन। मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सारे मेन कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाने। जो इसने एग्जांपल दी है स्टेट की, इससे नहीं मैंने समझाना, मैंने अपनी एग्जांपल समझाना। इसने एक बेसिक हेलो वर्ड की दी है, लेकिन इसने डिस्कशन फिलोसफिकल की है। मैं आपको सिंपल स्टेट, अरे के साथ स्टेट, ऑब्जेक्ट के साथ, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ, ग्लोबल स्टेट, रिडक्स स्टोर के साथ, स्टेट जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीए के साथ, हम तो बहुत सारा इसमें सवाल पूछा जाता है जी। रिडक्स का बड़ा सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में। पता नहीं क्या चीज़ है वो इंशाल्लाह देखेंगे थोड़े से कुछ वीडियो में भी नहीं समझ आती। ऐसे ही है। देखें उसका फ्लो सही तरह से आपको समझाया जाए ना, आप कहेंगे बिल्कुल आसान चीज़ थी यार, ऐसी हवा बना हुआ। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, स्टेट, ग्लोबल स्टेट के लिए हम पहले कोर रिएक्ट पढ़ेंगे ना, फिर हमें उसकी रीज़न पता चलेगी व्हाई वी नीड सच लाइब्रेरी। जब तक आपको एक चीज़ की रीज़न नहीं पता लग रही ना, तो आप कन्विंस नहीं हो रहे। ठीक है जी। तो कि अब यार इसकी जरूरत क्यों है, तो वंस यू ब्रिंग एन एग्जांपल और आप बताते हैं कि यार देखो विदाउट रिडक्स भी इसको बनाओ, विद रिडक्स भी, फिर आप फर्क बता समझते हैं। तो रिडक्स बहरहाल स्टोर में यूज नहीं होती, ठीक है। ज्यादा ब्लॉग इस पे लिखे गए हैं, डू नॉट यूज रिडक्स, डू नॉट यूज रिडक्स। तो कहते हैं रिडक्स को इस तरह की लाइब्रेरी इतनी हैवी यूज करने की, व्हेन यू शुड नॉट यूज रिडक्स, इस पे बड़ा कुछ लिखा गया। ये नहीं कि हर प्रोजेक्ट में नहीं, वो बड़े रेयर सी है, लेकिन स्टिल वो हवा, आपकी बात ठीक है। अब तो उसके और भी अल्टरनेट बड़े अच्छे अच्छे आ गए, ठीक है। तो रिडक्स में भी एडवांसमेंट आई है, रिडक्स टूल की न्यू स्टैंडर्ड आया, ठीक है। रिडक्स ने खुद, ये देखें रिडक्स की अपनी साइट है जिस ऑफिशियल redux.com.org। व्हेन शुड आई लर्न रिडक्स, कब नहीं यूज करना, व्हेन डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू लर्न, यहाँ पे व्हेन शुड आई यूज, तो ऑब्वियसली वो ये भी बता रहे ना व्हेन शुड नॉट यूज। तो इसमें बता रहा है कि जब अपडेट आपकी फ्रिक्वेंटली हो रही है, स्टेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, फिर यूज़ करें बस। नहीं, वो आमतौर पर जो आप बनाएं फ्रीलांस, इधर उधर रिडक्स में ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, उससे ज़्यादा बेहतर लिखा जाएगा कोड। लेकिन बड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ेंगे। रिडक्स का एक छोटा सा रोल है, और ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ है। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट ज़्यादा जो है ना, आई रिकमेंड यहाँ भी इंटरनीस को कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो रिडक्स का इन सेंस काम दे रही होती है ग्लोबल स्टेट के लिए।
बहरहाल उसमें मैंने रीडक्स पे 2 लेक्चर रखे हैं वैसे, रीडक्स पे 2 लेक्चर्स मैंने प्लान किए। मैंने ना कल इस वीक में ना सारी आउटलाइन रिवाइज की है, सारी आउटलाइन अपडेट की है जो आप लोगों को पढ़ानी है। तो रैक में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं, नई चीज़ें आई हैं, उसमें ऐड की जैसे राउटिंग 6.4 आई वो ऐड की है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ चेंज कर दिया। रीडक्स में भी आप देखेंगे रीडक्स टूल किट अब ज़्यादा यूज़ हो रही है, ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह अच्छा आपका लर्निंग एक एक्सपीरियंस रहेगा और साथ साथ काम करते हैं। सर इसका मतलब प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो कब से करेंगे, क्या कहते हैं? उसमें आपको हर वीक में 7 प्रोजेक्ट करना होगा, एक नहीं 2 मतलब फुल फ्लैश प्रोजेक्ट में जो छोटे मोटे टास्क होंगे कि ये बना लिया वो बना लिया और ये सारा इस तरह होगा। देखो प्रोजेक्ट को स्टेप बाई स्टेप पेज भी पेज बनाया जाता है, उसी तरतीब से लेके चलते, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे मिक्स होंगे, वरना तो आपको समझ ही ना आए। अच्छा वैसे नहीं होगा कि मतलब कोई साइड की माइंड में और असल में ना एक साइड पे सारे कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते जिस तरह आप समझाना चाह रहे हैं। मे बी उस प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट में हर फीचर नहीं यूज़ होती, प्रोजेक्ट की नेचर पे ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिफरेंट फीचर हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग का बना लो उसमें डिफरेंट, फिर एक एग्जाम्पल ही आप पढ़ाते हैं तो वही फिर फीचर आप पढ़ाते हैं जो प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक। जबकि आपकी ऑडियंस को आपको इस तरह बनाना चाहिए कि किसी भी तरह के प्रोजेक्ट बना सके, एक प्रोजेक्ट पे नैरो डाउन नहीं करना चाहिए। सर एक चीज़ थी, ये इसके ऊपर कंप्लीट यूआई बनती है, मतलब फिर हमें HTML CSS के जरिए वेबसाइट की बनाने की ज़रूरत है रिएक्ट के बाद? रिएक्ट में एक भी टैग नहीं है, रिएक्ट में एक भी टैग नहीं है, रिएक्ट में अच्छा। एक भी CSS की स्टाइलिंग का तरीका नहीं, सारी CSS की स्टाइलिंग होनी है, सारी वेबसाइट HTML बूटस्ट्रैप से बननी है। तो फिर रिएक्ट में सर यूआई जो बनती है, यूआई बनाने का एक भी टैग नहीं है रिएक्ट में। अब आप सोचेंगे कि अगर रिएक्ट में यूआई का एक भी टैग नहीं तो इसको यूआई की लाइब्रेरी क्यों कहते हैं? ये ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें यूआई बनाने का एक भी टैग नहीं, स्टाइलिंग यूआई की करने का एक भी टैग नहीं। रिएक्ट हमें बताएगी HTML CSS बूटस्ट्रैप को बेहतर तरीके से कैसे लिखना है, बस है वही HTML CSS। लेकिन सर वो तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस रन करते हैं इसके पीछे, सिंगल पेज ऐप डेवलपमेंट बनती है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैं शायद सवाल कर रहा हूँ। आपने अभी रिकॉर्डिंग में पहले कहा मुझे कुछ नहीं पता, इतना टेक्निकल सवाल फिर कैसे पूछ सकते हैं आप? सर वो इसलिए क्योंकि वो YouTube के ऊपर शॉर्ट्स आ रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ नजर पड़ जाती है तो पड़ जाती है, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैंने कभी नहीं यूज की। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप 1.5 महीने बाद ही कह रहे होंगे सर कोई रैक का प्रोजेक्ट हो तो मुझे बताएं, मैं बना दूंगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। तो इंशाल्लाह करेंगे, डोंट वरी। सर आप जितने लंबे टाइम के लिए भी प्रोजेक्ट दें, कोई भी, मुझे दिन में तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे में आराम से कर लूंगा, मसला नहीं है मुझे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं कराची के, मैंने आपको बताया था ना दोस्तों बड़े अच्छे जो है मुझे, अभी मैं खैर ये ऑन ही है ना, ये